इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हिज होलीनेस द दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर एक निर्णायक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके भविष्य में पुनर्जन्म, उसको मान्यता देने का एकमात्र अधिकार केवल उनके आधिकारिक कार्यालय को है, यानी चीन को नहीं है। बिल्कुल, यह घोषणा सीधे तौर पर चीन के उस प्रयास को चुनौती देती है जिसमें वो दलाई लामा की विरासत और तिब्बत बौद्ध धर्म पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में बौद्ध धर्मगुरुओं के ऐलान से चीन को मिर्ची भी लग गई है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेना अनिवार्य है। ऐसे में अब टकराव का नया रास्ता खुलने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है और हिज होलीनेस द दलाई लामा जब खुद ये कह रहे हैं कि मेरा उत्तराधिकारी हम तय करेंगे, चीन नहीं, तो चीन बिल्कुल बैकफुट पर आ गया है। जाहिर तौर पर चीन को ये बड़ा झटका जरूर है दलाई लामा की तरफ से, और जो उन्होंने कहा है उनके बयान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगला दलाई लामा जो भी होगा, उनका जो पुनर्जन्म होगा या उनका जो इनकारनेशन होगा, वो एक फ्री कंट्री में होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होगा, चीन में नहीं होगा। क्योंकि चीन बहुत समय से ये कोशिश कर रहा था। चीन की लगातार 2007 के बाद से चीन की ये कोशिश चल रही है कि अगला दलाई लामा वो तय करे, और उसके लिए बाकायदा हान डायनेस्टी से लेकर चीन के पुराने इतिहास से लेकर कई जो दलीलें हैं वो दी गई, तैयार की गई। लेकिन देखिए, ये मान्यता का मामला है गौरव, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। धर्म, आस्था, ये ऐसे विषय हैं जिसके अंदर कोई सरकारें तय नहीं कर सकती हैं कि कौन किसको मानेगा या किसी धर्मगुरु के तौर पर स्वीकार्यता किसकी होगी। दलाई लामा की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका जो रीइंकारनेशन होगा उसे गादेन फोद्रांग जो ट्रस्ट है वो तय करेगा, उसमें उसका जो वर्ड होगा वही आखिरी माना जाएगा। और इसके साथ साथ चीन की जो कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि पंचेन लामा का केस आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरा लामा या कह लीजिए कि एक दूसरा दलाई लामा बनाने की भी तैयारी थी ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। उसी बहस को खत्म करने के लिए दलाई लामा का ये जो बयान है वो आया है। अगले रविवार को दलाई लामा अपना जो जन्मदिन है वो मनाएंगे। 90 साल से ज्यादा के दलाई लामा हो चुके हैं। वो उनका ये मानना है कि, और उनके अनुयायियों का भी मानना है कि अभी तो वो कई साल और जिएंगे, लेकिन उसके बाद जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वो उनका जो रीइंकारनेशन होगा, यानी उनका जो पुनर्जन्म होगा और जो नए दलाई लामा के तौर पर 15वें दलाई लामा की जो व्यवस्था है वो कैसे तय होगी। साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज साफ कर दी है गौरव, क्योंकि ये बहस भी चल रही थी कि क्या दलाई लामा एज एन इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है काफी राय मशवरे के बाद कि दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू करेगा, यानी अगला दलाई लामा भी होगा। और वो कैसे चुना जाएगा ये भी जो तिब्बती बौद्ध व्यवस्था है उसके अनुसार दलाई लामा का गादेन फोद्रांग जो ट्रस्ट है वही तय करेगा। बिल्कुल प्रणय, खासतौर पर देखिए रविवार को इसका ऐलान किया जाना है। 3 दिन बचे हैं, लगातार चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। लेकिन अभी क्या कुछ ये साफ हो पाया कि उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, किसके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक कहा है स्टेटमेंट में भी कि वो फ्री वर्ल्ड से होगा, तो कौन हो सकता है वो शख्स? देखिए, अब अभी तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दलाई लामा के जाने के बाद ही ये तय होता है कि दलाई लामा अगर दुनिया से जाते हैं और उसके बाद उनका रीइंकारनेशन, क्योंकि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म तो जो है वो मृत्यु के बाद ही होगा, तो वो उसके बाद की प्रक्रिया होगी कि उसे चुना जाएगा। अब उसके लिए बाकायदा तिब्बती बौद्ध व्यवस्था के अंदर एक प्रक्रिया निर्धारित है कि कैसे, चाहे पंचेन लामा हो, चाहे कर्मापा हो, या जो दलाई लामा हो, उनको कैसे चुना जाता है, उसकी पूरी एक व्यवस्था है बनी हुई है। और साथ ही दलाई लामा ने खुद कहा कि उनके पास बहुत सारे पत्र आए, उन्होंने अपनी जो एक काउंसिल है उसके साथ इस बारे में मशवरा भी किया, उनके साथ चिंतन मनन और बैठकें की है उन्होंने, और उसके बाद ही उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि अगला दलाई लामा कैसे चुना जाएगा, कौन वो चुनेगा, और उसके बाद किस तरीके से जो 15वें दलाई लामा की व्यवस्था है वो आगे काम करेगी। लेकिन चीन की इसमें कोई भूमिका